वेल, बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे किस तरीके से लेकर जाएंगे। वेल यार, तुमने लास्ट वीडियो देखा ना। हमने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बेसिक्स को मैंने आपको क्लियर किया था। मैंने आपसे कहा था कि यार ये चैप्टर 3 फेजेस में डिवाइड होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 मैंने आपको डेवलपमेंट समझाया, देख रहे हो ना, ऐसे तो नहीं आ गए ना। चलो फटाफट से शॉर्ट में एक रिकैप देता हूँ। अगर नहीं देखा तो जाओ पहले एक बार वीडियो देखो, पार्ट 1, जहाँ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम ऑलमोस्ट पूरे ही चैप्टर को आपको कंप्लीटली क्या कर देंगे, एंड। हो सकता है कि ये पार्ट थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीटली इन डेप्थ होगी। और यहीं पे हम इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्या कर देंगे, एंड। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको डेवलपमेंट का मतलब बताया। व्हाट इज डेवलपमेंट? एक आइडिया। आइडिया मतलब एक नोशन, जो इंडिविजुअल के लिए कुछ और, कंट्री के लिए कुछ और। यार इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट अलग होता है, क्यों? यार आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और। यार मान लो कि एक फैमिली जहां पर कि एक लड़का पढ़ने वाला है, उसके लिए डेवलपमेंट है अच्छे मार्क्स लेकर आना। एक लड़का जो अमीर घर से बिलोंग करता है, शायद अच्छे मार्क्स स्कोर करना उसके लिए तरक्की नहीं होगा। उसके लिए तरक्की क्या होगा कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्स बाइक ले सके। तो वो मैंने तुम्हें बताया। फिर मैंने तुम्हें कहा कि डेवलपमेंट को जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है। अच्छी चीजों का बढ़ना, बुरी चीजों का कम होना, वो डिफाइन मैंने तुम्हें बताई। पैसा बढ़ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, लोग खुश हो जाए, बुरी चीजें कम कर दो, गरीबी मिटा दो, भेदभाव हटा दो, तो वो सब चीजें। फिर हमने डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल्स को रिलेट किया। फिर मैंने तुम्हें बताया कि डेवलपमेंट में पैसा इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ पैसा ही लाइफ में मैटर करता है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, हाँ कि ना। नहीं यार, पैसे के अलावा भी कुछ चीजें मैटर करती है। क्या? फ्रीडम, आजादी। पैसों के लिए कभी तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे। सिक्योरिटी में याद करो, एग्जांपल दिया था, याद है? एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है इंडिया। इंडिया एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अब मैं आपकी पोस्टिंग कर देता हूँ बॉर्डर पर। वहां पर बम गिर रहे हैं, और आपके ऊपर कभी भी बम गिर सकता है, और आप कभी भी मर सकते हैं। जाएंगे नहीं ना? तो वो चीज कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, कई सारी चीजें होती है जो लाइफ में मैटर करती हैं। एक नेशन की इनकम बताई। ये आया हुआ क्वेश्चन है साल बोर्ड्स में। क्या? नेशनल इनकम नहीं, ये नहीं, फॉर्मूला पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम का सुनो। एक नेशन में 100 लोग रहते हैं। 100 लोगों ने जितना टोटल इनकम, जितना भी टोटल पैसा कमाया, उसको क्या बोलते हैं ना? नेशनल इनकम, है ना? तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम क्या है? ये सिंपल है ना। देखो कितना सिंपल। मुझे एक बात बताओ भाई, टोटल 100 रुपये कमाए गए, और 100 रुपये किसने कमाए? 100 लोगों ने। तो भाई लोगों को नीचे रखो, रुपीज को ऊपर रखो। तुम्हें एक जने की इनकम मिल जाएगी। किसकी इनकम मिल जाएगी? एक जने की। बस बस उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? अगर मैं तुमसे पूछता हूं, पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करो, एक जने की इनकम आती है, उसको एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। फिर हमने नेट अटेंडेंस रेशियो समझा। वो लोग जिनकी उम्र उम्र सेम है, 14 से 15 साल, जब वो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन को अटेंड करते हैं, उसको नेट अटेंडेंस कहा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तुम्हें बताया क्या होता है, जब कोई बच्चा 1 साल की उम्र अटेंड करने से पहले मर जाता है। एक बेसिक और बताया था, क्या? कि पैसा ही मैटर नहीं करता, पैसे के अलावा भी कुछ चीजें होती है जो मैटर करती हैं। श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर। और इतना सब कुछ बताने के बाद एक क्वेश्चन और तुम्हें क्लियर किया था। किया कि ऐसा क्यों है कि केरला की इनकम कम है लेकिन फैसिलिटीज केरला में बेटर है, तो जब भी कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट कौन ले जाता है? गवर्नमेंट। वेल, जब इतना सब कुछ मैंने क्लियर किया, अब मैंने कहा हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो फास्ट एक रिकेप दिया ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि पार्ट 1 में क्या था। अब जरा पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, सुनो ध्यान से। यार पार्ट 2 में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ? पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है सुनिएगा। मुझे एक बात बताया, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में हम बच्चों को क्लासिफाई करता हूँ। मैंने कहा जो बच्चे फुटबॉल खेलने में अच्छे अलग हो जाएं, जो बच्चे क्रिकेट खेलने में अच्छे अलग हो जाएं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे अलग हो जाएं। तो क्या मैंने आपकी क्लास में बच्चों को छांट लिया? किस बेसिस पर? स्किल्स के बेसिस पर। किस बेसिस पर? ऑब्वियस है ना, स्किल्स। बस उसी को ही क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। सुनो यार, मैं तुमसे पूछता हूँ, इंडिया और चाइना में से कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है? ऑब्वियस चाइना। इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है? इंडिया। तो तुम्हारे माइंड में कोई तो क्राइटेरिया है ना, जिस कारण से तुम ऐसा बोल रहे हो कि नहीं यार इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है, नहीं यार चाइना ज्यादा डेवलप्ड है। तो वही मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कंट्रीज को कंपेयर कैसे करते हैं। भाई टोटल होंगे 3 क्राइटेरिया। कितने? तीन। कितने? तीन। पहला क्राइटेरिया गलत हो गया, बचे दो। दूसरा क्राइटेरिया होगा, वो गलत हो जाएगा फिर भी चलता है। और फाइनली तीसरा क्राइटेरिया। चलो तो करते हैं बातचीत और समझते हैं क्या है। ओल्ड क्राइटेरिया, पुराना क्राइटेरिया क्या था कंट्रीज के डेवलपमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, और वो तरीका क्यों गलत साबित हो गया, और उसकी जगह नया तरीका क्या आता है। यार आज से पहले ना, किसी भी कंट्री को डेवलप मानने के लिए आप जो क्राइटेरिया यूज करते थे वो नेशनल इनकम था। क्या था?
नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको पीछे दिखता है, अमूमन ये टॉपिक बनता नहीं है क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड्स में आता नहीं है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई चैप्टर तो पूरा कवर करना होगा ना, टॉपिक्स तो सारे पता होना चाहिए, तो टॉपिक बता रहा हूँ। तो आज से पहले जब आप कंट्रीज को कंपेयर करते थे, आज से पहले जब आप कंट्रीज को क्या करते थे कंपेयर, क्या डेवलपमेंट, तो आप इनकम लेते थे, क्या लेते थे। अब इनकम भी दो प्रकार की होती है, नेशनल और पर कैपिटा इनकम। तो वेल मैं आपसे पूछता हूँ कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए आप जिस तरीके की इनकम का यूज करते थे, वेल वो इनकम कौन सी थी, नेशनल इनकम। कौन सी इनकम थी, नेशनल इनकम। अब तुम्हारे मन में सवाल है नेशनल इनकम क्या होता है, यार बताया तो था, एक नेशन में टोटल जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर पैसा कमाया, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर। तो आज से पहले नेशनल इनकम एक तरीका था जिससे आप कंट्रीज के डेवलपमेंट कंपेयर करते थे। भाई जिस कंट्री के ज्यादा नेशनल इनकम वो कंट्री ज्यादा डेवलप। अब क्यों, आपके मन में सवाल होगा, सिंपल, जितना पैसा उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जितना पैसा उतनी एक इंसान की नीड्स पूरी हो जाएंगी, जितना पैसा एक इंसान के पास उतनी ही मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी, और जितना पैसा उतनी ही एक इंसान की इच्छाएं और आशाएं पूरी होंगी। इसलिए समझ गए। अब यार ये तरीका गलत भी हो गया, आप कहेंगे क्यों, वो कारण बताइए। चलो तो डाटा देखते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने दो कंट्री है, एक इंडिया और एक श्रीलंका। पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि नेशनल इनकम किसकी ज्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया की 9.45 लाख करोड़ और श्रीलंका की केवल 26,735 करोड़। ये मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिया की नेशनल इनकम ज्यादा है, अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। इंडिया में 134 करोड़ लोग रहते हैं, श्रीलंका में 2.14 करोड़। अब हमने देखा कि यार नेशनल इनकम के केस में तो इंडिया डेवलप्ड है, इंडिया की इनकम ज्यादा है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम, एक जने की इनकम देखी, भाई आपने टोटल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, एक जने की इनकम, उसमें यार इंडिया पीछे रह गया और श्रीलंका आगे निकल गया। हम समझ गए यार कि ये तरीका तो छुपा रहा है, ये तरीका ये नहीं बताता कि टोटल इनकम में से एक इंसान कितना कमाता है, और अगर किसी कंट्री की इनकम ज्यादा है तो उसकी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, इसलिए तरीका क्या हो गया, फेल। क्या हो गया, फेल। समझ गए। अब यार ये तरीका फेल हुआ, भाई कोई तो नया तरीका आया होगा, ऑब्वियस आया होगा। तो अब जो तरीका नया आता है वो तरीका वेल कौन सा है आपका, वेल वो तरीका कौन सा है आपका, बताओ। वेल वो जो तरीका आपका नया आया है वो तरीका वेल कौन सा है आपका, पर कैपिटा इनकम। अभी क्राइटेरिया किसी ने तो दिया, खुद से तो बना नहीं। तो जब भी आप दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, जो क्राइटेरिया है वो पर कैपिटा इनकम का किसने दिया, वर्ल्ड बैंक। किसने दिया, वर्ल्ड बैंक। किसने दिया, वर्ल्ड बैंक। याद रहेगा, याद रहेगा। अब पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर आप कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, कैसे दिया सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है यार। ऑब्वियस मैं बताता हूँ, ये डाटा ना चेंज होता रहता है तो यहाँ पर जो मैंने डाटा लगाया वो 2019 का है। आप जाएंगे एक बार लेटेस्ट एनसीईआरटी में चेक करेंगे क्या डाटा है, मैं बता रहा हूँ फोर श्योर चेंज हुआ होगा, फोर श्योर। जब तुम इस वीडियो को देख लोगे बाद में तो तुम्हारे पास लेटेस्ट एनसीईआरटीज होंगी, तो जाके चेंज करना है भाई उस डाटा को, समझ रहे हो। ये डाटा बदल चुका है, तो नया डाटा एनसीईआरटी में जाके चेक करोगे, कहाँ एनसीईआरटी में यार, वहां पे जाना तुम्हें मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। चलो तो ध्यान से देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी, उनका कहना ये है, वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर सालाना 49,300 पर एनम से ज्यादा है उनको रिच कंट्रीज कहा जाएगा, और वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम सालाना $2,500 से कम है उनको लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। अब इंडिया कहाँ आता है यार, ना तो हम अमीर ना ही हम गरीब, हम मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास में भी सबसे लो। तो इंडिया कहाँ पर आता है, लो मिडिल इनकम कैटेगरीज। कहाँ पर आता है, लो मिडिल इनकम कैटेगरीज। इंडिया की पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2019 कितनी है, 6,700। डाटा चेंज होता है, याद रखिएगा। करंट डाटा आप अपनी एनसीईआरटी से चेक करेंगे, वरना पीडीएफ के थ्रू देख लेना यार, समझ गए। चलो तो मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया, बता दोगे, ऑब्वियसली तुम बता दोगे। अब यार ये तरीका गलत क्यों साबित हुआ वो समझो। भाई पहला तरीका नेशनल इनकम था, गलत हो गया। दूसरा तरीका पर कैपिटा इनकम आता है, किसने दिया, वर्ल्ड बैंक। अब ये तरीका भी गलत हो गया, लेकिन अभी भी चलता है। तो अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशंस मतलब नेगेटिव्स। यार क्या कारण था कि तरीका फेल हो गया, समझो सुनो। ये मुझे एक बात बताओ, दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए की एवरेज इनकम कितनी है, 10,000। कंट्री बी की भी एवरेज इनकम कितनी है, 10,000। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, कंट्री ए में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा भेदभाव है, लगभग सभी 10,000 के आसपास कमा रहे, कोई 10,500 कोई 9,500, इक्वल ही है। लेकिन कंट्री बी देखो यार ध्यान से, कंट्री बी में एक इंसान 29,000 कमाता है और कुछ के पास केवल 500 है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। सोसाइटी में आपने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, असमानताएं हैं, और ये तरीका डिस्पैरिटीज छुपा लेता है। वो ये नहीं बताता कि एक्चुअली में एक इंसान के पास कितना ज्यादा और कितना कम है, एक एवरेज बता देता है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम में 88% आए, तो क्या तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 88 मार्क्स है, नहीं, किसी में 98 भी होंगे, किसी में 64 भी होंगे, समझ रहे हो।
तो ये एवरेज है, एक्चुअल नहीं है। तो कई बार होता है कि रियलिटीज या डिफरेंसेस छुप जाते हैं। और फिर मेरा एक सवाल है, ये तरीका फेल क्यों हो गया? ये क्या लाइफ में पैसा ही मैटर करता है? नहीं, पैसे के अलावा भी और चीजें होती हैं जो लाइफ में मैटर करती हैं। यार मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान पे पैसा आ रहा है आर्म्स एंड वेपन बनाकर, तो क्या ऐसी कंट्री में पीस या शांति होगी? नहीं। लाइफ में कई सारी चीजें जो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं होती, वो नॉन मेटीरियलिस्टिक थिंग्स होती है। क्या पैसों से तुम अच्छी नींद, अच्छा घर, एक अच्छे माता पिता खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते। पैसों से तुम नींद नहीं खरीद सकते। तो पैसा केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाता है, सोशल एस्पेक्ट नहीं दिखाता। इसलिए ये तरीका क्या हो गया, फेल क्या हो गया। लेकिन यार ये तरीका फिर भी चलता है, अब क्यों और कैसे समझो। एक आइडिया पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि भाई टोटल इनकम में से एक इंसान एवरेज कितना कमा रहा है, एक आइडिया तो लग रहा है। भाई गवर्नमेंट को इससे पॉलिसीज बनाने में मदद मिल जाती है। आप कंट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, अमीर है कि गरीब है। इसके अलावा आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चल जाता है, मतलब कि एक कंट्री में, एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है और कितनी नहीं। अब बस वही है। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीलंका बहुत ज्यादा डेवलप्ड इंडिया से क्यों। समझो यार, श्रीलंका में हर एक चीज बेहतर है, बहुत ध्यान से देखना। यार ये डाटा अभी जाकर तुम चेक करोगे, ये डाटा चेंज हो चुका है। मुझे लेटेस्ट वाला याद है, यहाँ लगा हुआ पुराना है। चलो मैं लेटेस्ट वाला पढ़ाता हूँ, है ना। सुनो, जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। इस टेबल में ना दो तीन सवाल होंगे मेरे तुम्हारे से। भाई ये तो है पर कैपिटा इनकम सालाना, ये तो क्या है, पर कैपिटा इनकम सालाना। और ये कब की है, 2011। कब की है, 2011। ये मेरा एक सवाल है, जब भी पर कैपिटा इनकम है डिफरेंट कंट्रीज के डॉलर में ही क्यों है? वही तो कारण होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी? समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। यार बहुत ध्यान से सुनो। वेल, हम इंडिया का, ऑब्वियस इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो रुपीज चलता है। अब इंडिया में रुपीज है, चाइना में कोई और करेंसी है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपये है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कोई एक तो स्टैंडर्ड करेंसी हो। तुमने डॉलर्स को चुना, तो 1 मार्क्स में अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए कि नेशनल इनकम डॉलर्स में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। क्या कहेंगे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। नहीं, यूनिवर्सली नहीं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। चलो, तो देखो, अब यार यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि श्रीलंका क्यों बेटर है इंडिया से। ये क्वेश्चन हर बार आता है, टेबल कभी ना कभी आती है, हर चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एक इंसान कितने वर्ष या कितने आयु तक जीता है, जितना ज्यादा उतना बेहतर है। यार मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होती है, सुनो। तुम 12th तक तो पढ़ोगे, तुम्हें क्या लगता है कि 12th तक पढ़ के तुम्हें कोई जॉब मिल जाएगी? नहीं। एक्चुअली में तुम 12th के बाद क्या करते हो और क्या डिग्री को एक्वायर करते हो, वो बेसिकली तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो हायर एजुकेशन को लेकर है, तो कहाँ पर ज्यादा है, श्रीलंका, और ज्यादा ही होनी चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ, मैं फर्स्ट आता हूँ तो मैंने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया कि मैं थर्ड आता हूँ? फर्स्ट आता हूँ ना, फर्स्ट आता हूँ ना। तो रैंक हमेशा कम हो, रैंक हमेशा कम हो। तो रैंक किसकी कम है, श्रीलंका। वेल, इंडिया की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली 134 है रैंक। क्या है, 134, याद कर लिया मेरे साथ। इंडिया की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं तुम्हारी रैंक पूछता हूँ कितनी है, तो तुम क्या कहोगे, 134। क्या कहोगे, 134। चलो, तो वही चीज यहाँ पर गिवन है। एचडीआई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी करंट टेबल के अकॉर्डिंगली कितनी कंट्रीज है, 194। कितनी कंट्रीज है, 194। तो 194 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 134 है करंटली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से तुम समझ गए, पर कैपिटा इनकम। तो अगर मैं इस टेबल को देखकर पूछता हूँ कि किस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट या कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो उसका आंसर क्या है, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। ये एशियन कंट्रीज का डाटा है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर बस अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, आप कहेंगे श्रीलंका। क्यों? डाटा याद मत करना, बस बता देना कि पर कैपिटा इनकम हाई है। टेबल नहीं बना कर आओगे, ये जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। यार इतना तुम्हें पता होगा 10th में हो कि जब भी आप सोशल साइंस में आंसर लिखते हैं, या जब भी आप सोशल साइंस में आंसर प्रेजेंट करते हैं, पैराग्राफ में नहीं करते, पॉइंट्स में करते हैं। नहीं आती आंसर प्रेजेंटेशन, बेफिक्र रहूँ ना, बताऊंगा। चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें भी एक बात बताई क्या, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, पहले नेशनल इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर करते थे, गलत हो गया। फिर कौन सा तरीका है, पर कैपिटा इनकम, किसने दिया, वर्ल्ड बैंक, वो भी गलत हो गया, चलता है, क्योंकि भैया एक आइडिया दे देता है। तो जो नया तरीका है वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। और किसने दिया, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो टेबल भी पब्लिश किया, देखो किसने की, यूएनडीपी। किसने की, देख रहे हो ना फुल फॉर्म। चलो, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई डिफरेंस बताओ वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में, आओ समझते हैं। यार वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को कंपेयर करते वक्त सिर्फ पैसा दिया, पर कैपिटा इनकम। यूएनडीपी पैसा तो बोलता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें कहता है। भाई लिटरेसी रेट कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, और जो चीजें पैसों से नहीं मेजर हो सकती। यार वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया लिमिटेड है, इसमें सिर्फ पैसा आ रहा है। लेकिन यूएनडीपी का क्राइटेरिया ब्रॉड वन है, इसमें पैसा तो आता है, पैसे के अलावा भी कुछ चीजें आती है।
वर्ल्ड बैंक आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन नहीं डिपेंड करता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार। यार मान लीजिएगा कि आप अपने माता पिता की एक नालायक औलाद हैं, माता पिता पैसा खूब छोड़ कर जाते हैं, क्या उड़ाकर खत्म कर दोगे? हाँ, अभी तुम्हारी कंडीशन कैसी भी है, लेकिन अगर तुम औलाद लायक हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तो तुम पैसा बना लोगे। तो ये एक्चुअल डेवलपमेंट पोजीशन बताता है। वर्ल्ड बैंक ज्यादा उन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है जो पैसों से खरीदी जा सकती है, मेटीरियलिस्टिक चीजें। यूएनडीपी उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, जैसे शांति, सिक्योरिटी, ये सब चीजें। आओ एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट वो तरीका जो यूएनडीपी ने दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तरीका जो हाँ वर्ल्ड बैंक ने दिया। करेक्ट, चलो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस होता है किसमें? क्वालिटी में भी, स्किल में भी। ऑब्वियस है ना, क्वालिटी भी बेहतर हो, हम कलाकार भी हूँ। यहाँ सिर्फ पैसों से मतलब है यार, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी, समझो, नोट दिखे जाते हैं। यहाँ क्वांटिटी तो दिखी जाएगी प्लस क्वालिटी भी दिखी जाती है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो ऑटोमेटिकली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। यार जापान के पास कुछ नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है। वहीं अगर मैं किसकी बातचीत करता हूँ यार, किसकी किसकी मतलब ऐसा कोई नेशन है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि अगर पैसा हो तो तुम डेवलप्ड हो। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें वो चीजें भी आती है मॉनेटरी जो पैसों से खरीद सकते हैं, वो भी आती है नॉन मॉनेटरी जिसको पैसों से खरीद नहीं सकते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ वही चीज आती है जिनको आप पैसों से खरीद सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर होगा तो उस कंट्री में शांति भी होगी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी होगा, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते होंगे और इक्वल ट्रीटमेंट भी होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों? यार मेरे पास पैसा है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं नशे करता हूँ, मैं मजे करता हूँ, है ना, उल्टी सीधी जगह पैसा खर्च करता हूँ, तो क्या वो चीज सही है? नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यार कि अगर इकोनॉमिक डेवलप होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है यार, तुम स्किल्स को एक्वायर किए हो, पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हें चेज करेगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर इकोनॉमी डेवलप है तो ऑटोमेटिकली क्या भी डेवलप होगा, मतलब ह्यूमन डेवलप है तो ऑटोमेटिकली क्या भी डेवलप होगा, इकोनॉमी। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है यार एक्चुअली में तुम रिलेट करो कि तुम फिजिकली फिट हो, तुम तुम्हारी मेंटल हेल्थ जिस पर कोई बातचीत नहीं करता वो बहुत अच्छी है, तुम खुश हो यार अपने जीवन से, जो भी है तुम उसको एंजॉय करते हो, तो वही चीज है। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम समझ गए, पैसा 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 पैसा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं यार, पैसों के अलावा भी कुछ चीजें जो लाइफ में मैटर करती है। एक सवाल बनता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाए? बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छी चीजें बढ़ा दो, बुरी चीजें कम कर दो, ऑब्वियस। तो हम ये कहेंगे कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए, बच्चे ना मरे। कैसे? मम्मी को अच्छा हेल्थ न्यूट्रिशन दीजिए, राशन की दुकानें पीडीएस अच्छे से काम करें, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर दीजिए, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए ताकि लोगों के रहने का स्तर बेहतर हो सके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दीजिए, हेल्थ को इम्प्रूव करके कि लोग ज्यादा लंबे और बेहतर समय तक जिए। यार इंडिया में बहुत कम है यार, 70। और तुम्हें याद होगा मैंने एक टेबल भी दिखाई थी, मतलब एवरेज जो टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है 69.7। तो एक समस्या का विषय है कि हेल्थ फैसिलिटीज बेटर नहीं है, कई बार कुछ लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो यार ऑब्वियस ये सब एक दिक्कत का विषय है। अब एक डिफरेंस बन जाता है डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में। यार जो कंट्री डेवलप हो चुकी है डेवलप्ड, जो कंट्री भी डेवलप हो रही है उसको अंडर डेवलप्ड कहा जाता है, और अंडर डेवलप को क्या भी बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कम होती है। यार डेवलप्ड कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स हमेशा डेवलप्ड होगा, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है तो लोग बेहतर हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी डेवलप हो रहा है, जैसे कि इंडिया। डेवलप्ड कंट्री में लोगों के पास पैसा है तो रहने का स्तर बेहतर होगा, कार एक कॉमन चीज होगी। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है, यहाँ पे भी कार एक लग्जरी है भाई, लोग गाड़ी खींच के फोटो लोग गाड़ी खरीद कर फोटो खींचते हैं। डेवलप्ड कंट्री में लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। यार ध्यान से सुना, 1 मार्क्स में सवाल बनेगा, बहुत ध्यान से सुनो। व्हाट इज लिटरेसी रेट? तो व्हाट इज लिटरेसी रेट? एक इंसान जिसकी उम्र 7 साल या उससे बड़ी है, जब वो एक भाषा को बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको बोलते हैं लिटरेट। तो डेवलप्ड कंट्री में लिटरेसी रेट ज्यादा होता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्री में लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग क्या होता है, कम। वैसे लिटरेसी का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है। एक इंसान जिसकी उम्र 7 साल या उससे बड़ी है, जब वो एक भाषा को बोल लिख पढ़ सकता है, उसको क्या कहा जाता है? लिटरेट। भाई डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड तुम समझ ही गए। तो मुझे लगता है कि मैंने पार्ट, यार इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक रहता है, चलो उसको भी कवर ही कर देते हैं साथ साथ। क्या? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। चलो तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा उससे पहले ना तुम्हें 2-3 चीजें बता देता हूँ। यार इस चैप्टर में ना एक आधा क्वेश्चन है जो बनता है, ये लास्ट टाइम आया था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, 2-3 साल पहले।
व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटीज एंड व्हाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट। तो ध्यान से सुन लेना यार, पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो तुम इंडिविजुअली एंजॉय नहीं करते, कलेक्टिवली एंजॉय करते हो। कहना क्या चाह रहा हूँ सुनो, स्कूल जाते हो, तुम कहते हो मैं तो अकेला जाऊंगा स्कूल और कोई भी नहीं जाएगा, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं ना, तुम सभी स्कूल जाओगे तभी तुम्हें वो फैसिलिटी मिल रही है। ऑब्वियस, तुम बस में जा रहे हो, तुम कहते हो मैं तो अकेला बस में बैठूंगा और कोई नहीं जाएगा, पॉसिबल है? नहीं ना। तो वो फैसिलिटीज जो तुम अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, पूरी सोसाइटी मिलजुल कर करती है, उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या कहा जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज। अगर तुम अकेले एंजॉय भी कर रहे हो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। यार मेरा एक घर है, मेरे घर में मुझे लगा सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, मैंने अकेले मिलकर रखा, मैं उसकी सैलरी पूरा अकेले दूंगा ना, 15 से 15 हज़ार दे रहा हूँ, 15 की 15। मेरे घर के आसपास 15 घर हैं, पूरी एक सोसाइटी है, सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर रखा, तो क्या वो सस्ता पड़ेगा? हर कोई 1 हज़ार देगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती है जिनको आप अकेले एंजॉय नहीं करते, जिनको आप कलेक्टिवली एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? कलेक्टिवली। ऐसी फैसिलिटीज को या तो पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहा जाता है। और ये फैसिलिटीज या सर्विसेज देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट। क्यों भाई? गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेती है, क्या लेती है? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट तुम्हें सर्व करेगी। और यार ऑब्वियस है, तुम कभी भी किसी भी कंट्री की पब्लिक फैसिलिटीज देकर उस कंट्री के डेवलपमेंट को पता लगा सकते हो। कैसे? यार इंडिया में वंदे भारत करके ट्रेन चली है, तो क्या वो फैसिलिटीज बहुत बेहतर बेहतर है? ऑब्वियस, उसका इंटीरियर, हालांकि टिकट प्राइस भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अगर इंडिया में सारी ही रेलवे में ट्रेन ऐसी हूँ या रोडवेज की जो बसेस हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब है, अगर बेहतर हो जाए, भारत की सड़कें बहुत खराब है, अगर बेहतर हो जाए, तो क्या ऑटोमेटिकली इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी? हाँ। तो किसी भी कंट्री की पब्लिक फैसिलिटीज देकर आप ये जज कर सकते हो कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। चलो समझ गए क्वेश्चन कैसे बनता है। चलो, लिखना क्या है, मेरे वर्ड्स को तुमने सुना होगा, इसको डिक्टेट करके लिखना, वरना एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर तुम्हें कुछ इस तरीके का मटेरियल चाहिए या तुम्हें इस पर भी इन डेप्थ एक इंट्रोडक्शन चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मैं तुम्हें वीडियो बनाकर दे दूंगा। चलो अब एक टॉपिक समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। एक आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इट्स नीड, इसको करने की आवश्यकता क्या है, और हाउ कैन वी डू इट, और कैसे कर सकते हैं। सुनो, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सिंपल बात बोलता है, भाई डेवलपमेंट करो, क्या करो? डेवलपमेंट करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे नहीं। एग्जांपल देकर बताता हूँ यार, मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के लिए मैं अपने खुद के प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल का यूज नहीं करूंगा, मैं किसका यूज करूंगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। किसका यूज करूंगा? समझ गए कि अगर मैं कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं कहीं पर जा रहा हूँ, तो मैंने अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया। ऑब्वियस है ना, मैं पर्सनल कार का यूज करता, क्या पेट्रोल ज्यादा लगता, खर्चा ज्यादा आता, क्या रिसोर्सेज ज्यादा खर्च होते, क्या रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते? ऑब्वियस। तो वही चीज है कि अगर मैं कहीं पर भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल कार का यूज करता तो एक्सपेंसिव हो जाती चीजें, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो जाते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। एग्जाम्पल के तौर पर, बिजली आती है घर में, वो थर्मल से बनती है, कोयले से। क्या कोल रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? यार ऑब्वियस नॉन रिन्यूएबल। कोल को जलाकर ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, रिन्यू, दोबारा नहीं रिन्यू होता। तो और पॉल्यूशन भी होता है। तो बेहतर है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे विंड, जैसे सोलर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं आपने डेवलपमेंट तो किया, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचकर आपने फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बस उसी को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ 2 सवाल बनते हैं, हाउ कैन वी डू इट, हम कर कैसे सकते हैं, और व्हाट इट्स नीड, और मतलब क्यों करें। देखो, पहले मैं बताऊंगा क्यों करें, वाई 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 कैन वी डू इट, हम ऐसा करें क्यों। एक तो रिसोर्सेज है लिमिटेड, और एक उनके है मोर देन मनी। घर में दूध आता है दूध, दूध क्या पी जाते हो? दूध की क्या दही बना देते हो? दूध का क्या मट्ठा बना देते हो? क्या दूध से घी निकाल लेते हो? तो दूध तो लिमिटेड है और उसके यूजेस मल्टीपल है। तो दिक्कत हो गई कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके मोर देन वन यूज है, और ऐसे में कई बार हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनसे, अब मेरे पास बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर, 5-6 गाड़ियां हैं, तो 5-6 गाड़ियों के होने के चलते मैंने महंगी महंगी गाड़ी ले, कार्स लिए हैं। क्या वो कार्स ज्यादा फ्यूल कंबशन करेंगे? जैसे बुलेट, क्या ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है? क्या ज्यादा पोल्यूशन होगा? तो कई बार कुछ लोग अमीर हैं तो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में सीरियस इशू होते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग। पता है, साइंस के स्टूडेंट हूँ, नहीं पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, बता दूंगा। नहीं पता है तो लिख देना, क्योंकि यार एक वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। ये बेसिक्स अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप बताइएगा, ठीक। चलो वेल, इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ,
तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली चीज़ है कि करें कैसे। तो करें कैसे, सुनो, सिंपल है यार, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करो, लॉन्ग डिस्टेंस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। नहाते हो क्या, नहाने के लिए शावर का यूज़ करते हो, मत करो, पाल्टी मग्गे का यूज़ करो। सीरियसली सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करो। आंसर को कैसे प्रेजेंट करोगे, सुनो, यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक, यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट मिनिमम। भाई जब कमरे में नहीं हो तो बिजली को बंद कर दो, वो कहना चाह रहा हूँ। और रिसोर्सेज को रीयूज करें, रिसाइकिल करें, रिफ्यूज करें, ये बेसिक चीजें बता देनी है। बस एक लास्ट टॉपिक और रहता है, यदि 4 साल से नहीं आया, इस साल मुझे पूरा पूरा श्योरिटी है कि आ सकता है। क्या बीएमआई, क्या बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। मैं बताता हूँ, सुनो सुनो क्या होता है यार। बॉडी मास इंडेक्स एक रिपोर्ट है, क्या है रिपोर्ट, जो क्या पता लगाती है कि क्या एक पर्सन नरिस्ट है, हट्टा कट्टा, क्या एक पर्सन अंडर नरिस्ट है, कमजोर, या एक इंसान ओवरवेट है। और ओवरवेट को क्या भी कहा जाता है, ओबेसिटी, मोटापा। ओवर नरिस्ट नहीं होता। तो व्हाट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, एक रिपोर्ट। कैसे बताती है बताऊंगा। एक रिपोर्ट जो बताती है कि क्या कोई एक इंसान नरिस्ट है, क्या कोई एक इंसान अंडर नरिस्ट है, या कोई ओवरवेट या ओबेसिटी है। एक एक्सेप्शन सुनो, बीएमआई कभी भी आप ग्रोइंग एज ग्रुप का नहीं निकालते, बॉडी मास इंडेक्स कभी भी आप ग्रोइंग एज ग्रुप का नहीं निकालते। तो वो लोग जिनकी उम्र 15 से ज्यादा है और 49 से कम है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ध्यान से सुनो, वो लोग जिनकी एज 15 से कम है, वो ग्रोइंग एज ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं, उनका बीएमआई आप निकाल नहीं सकते। और जो लोग 49 से बड़े हैं उनका भी बीएमआई कैलकुलेट नहीं करते। तो 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना कि जिन भी लोगों की उम्र 15 से कम है, वो ग्रोइंग एज ग्रुप के लोग होते हैं, आप उनका कभी भी बीएमआई कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बीएमआई में होता क्या है, सुनो भाई, बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन हाइट। वेट लेते हैं केजी में, हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में, अभी करूंगा भी एक, हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। तो एक एक्सेप्शन है कि जब भी आप बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो ग्रोइंग एज ग्रुप का मत निकालिए। और बीएमआई को निकालने के बाद अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो वो है अंडर नरिश्ड। अगर बीएमआई 18.5 गलत लिखा है, ठीक, अगर बीएमआई 18.5 या उससे ज्यादा है, या 25 या उससे कम है तो वो नरिश्ड है। और अगर 25 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट है, मोटा है। समझ गए, चलो अब निकालना कैसे है, बहुत सिंपल है, आओ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना यार, बेसिक मैथ्स है, इतना तो तुम्हें आता है। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, जो चीजें बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन हाइट। वेट किस में होगा, केजी में, हाइट किस में होगी आपकी, मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देना। अब बीएमआई को निकालते वक्त देखो, ऊपर क्वेश्चन में वेट मुझे कितना गिवन है, 40, तो मैंने लिख दिया 40। मैं तुमसे पूछता हूँ हाइट बताओ, 150 सेंटीमीटर, हाइट मीटर में होनी चाहिए, किसमें, तो बेसिक है ना यार, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसको उल्टा लिख रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि बताओ 150 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 150 सेंटीमीटर में कितना होता है, 150/100 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो कितना आ गया, 1.5 मीटर। कितना आ गया, 1.5 मीटर। तो हाइट समझिए हमने मीटर में कैसे निकाली, सिंपल है यार। तो यहाँ रखो 1.5, इसका करो स्क्वायर, इसका करो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40। ये आपको हो जाएगा 2.25। मुझे पता है स्क्वायर क्या होता है ना, क्योंकि मैंने कई बार क्वेश्चन किया है। बाकी तुम्हें आता होगा, इस तरीके से करते हैं, ये बेसिक मैथ्स है ना, फिर तुम्हें आता है ना कैसे होता है। अब इसमें इसको सिंगल डेसिमल डिजिट तक लेकर जाना है। इसको कैसे लेकर जाना है, सिंगल डेसिमल डिजिट। और ध्यान से सुनो, सिंगल डेसिमल डिजिट मतलब क्या है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको चेंज कर दो, कैसे, 40/2.3, 2.3। अगर 5 से छोटा होता तो 2.2 का 2 रहता। बस यहाँ करो, इसको ऐसे करो, और 400 को किससे डिवाइड कर दो, 23, किससे डिवाइड कर दो, 23। क्लियर, चलो ये हमारे पास कैलकुलेटर की सुविधा है तो हम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं, 400 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, आपका 23। तो आपका बीएमआई कितना आ गया, 17.3। तो आप एग्जाम में से लिख कर आओगे 17.3 kg फिर पर मीटर स्क्वायर। और कमेंट भी करोगे, क्या भी करोगे, कमेंट। कमेंट मतलब क्या, कमेंट मतलब बताओगे यार, क्या बताओगे, इन दिस केस BMI of that person is less than 18.5, that is why that person is considered as undernourished। समझ गए, चलो। तो वेल मुझे बताओ कि क्या ये पूरा चैप्टर तुम्हें क्लियर हुआ। बस यही था, A to Z जितने भी टॉपिक्स मैंने इस चैप्टर में क्या किया, कंप्लीट। वेल एट द एंड ऑफ द सोशल साइंस सिलेबस, जब हमारा सोशल साइंस सिलेबस यूट्यूब पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर वाइज, है ना। चलो,
तो वेल मिलते हैं अब एक नए चैप्टर और एक नई वीडियो के साथ। इसके बाद हम आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी में एक चैप्टर लेकर जाएंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वेल थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वेल तुम्हें अगर वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो के नीचे लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन। वेल इस चैनल पर आने के लिए, इसको इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।